चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यूजीसी नेट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि ना बेस हो रहे हैं इंग्लिश वर्ल्ड लिटरेचर पर। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक बाय वी.एस. नाइपॉल इज सबटाइटल द कैरेबियन रिविजिटेड। तो आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है इन अ फ्री स्टेट, ऑप्शन नंबर बी है अ बेंड इन द रिवर, ऑप्शन नंबर सी है एन एरिया ऑफ डार्कनेस और ऑप्शन नंबर डी है द मिडिल पैसेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है द मिडिल पैसेज। द मिडिल पैसेज इसका सही आंसर है। सही आंसर है मिडिल पैसेज। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। मिडिल पैसेज वी.एस. नाइपॉल का लिखा हुआ है। उनका ये फर्स्ट नॉन फिक्शन वर्क है। ध्यान में रखिएगा कि ये फर्स्ट नॉन फिक्शन वर्क है। ये नॉन फिक्शन वर्क है, ठीक है। और उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। वी.एस. नाइपॉल का जो पूरा नाम है वो है विद्याधर सूरज प्रसाद नाइपॉल, ठीक है। और उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता हुआ है। 2001 में उनको मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इसके अलावा और भी कुछ वर्क है। इन अ फ्री स्टेट, ये भी वी.एस. नाइपॉल का है। बेंड इन अ रिवर, ये भी नाइपॉल का है। बस मैं इसका ईयर आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इन अ फ्री स्टेट ये उन्होंने लिखा था 1971 में, ठीक है। ये उन्होंने लिखा था 1971 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है उनका वर्क है अ बेंड इन रिवर। अ बेंड इन अ रिवर ये है 1979। उसके बाद है इन एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस है 1964। और ये वाला उन्होंने कब लिखा था? ये लिखा था उन्होंने 1962 में, 1962 में, ठीक है। तो इसमें से एक और चीज़ मैं खास बताना चाहूँगा कि ये जो कहानी है द मिडिल पैसेज 1962 में लिखा हुआ, ये उनका एक ट्रैवलॉग है, ठीक है। नॉन फिक्शन ट्रैवलॉग है। ये वो पोस्ट कॉलोनियल कैरेबियन जो सोसाइटी है उसको दिखा रहे थे। वहाँ पे उन्होंने अलग अलग वो जगहों पे जाते हैं, जैसे ट्रिनिडा में जाते हैं, उसके बाद जमाइका जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ब्रिटिश जेनुआ बोल के कुछ जगह का नाम है, उन सब जगहों पे जाते हैं और उनके बारे में वो लिख रहे हैं। मगर एक बात जो इम्पॉर्टेंट है अबाउट वी.एस. नाइपॉल, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट या पॉपुलर वर्क कौन सा माना जाता है? वो है आपका अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। 1961 में उन्होंने लिखा था, 1961 में, नोट कर लीजिएगा, 1961 में लिखा हुआ अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये उनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। चिनुआ अचीबी, ठीक है, ये आपको तो पता ही होगा। चिनुआ अचीबी बहुत ही फेमस राइटर है। द थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 इज सेट इन which Igbo village and primarily explores the impact of colonialism on which protagonist। अब ये जो कहानी है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये आप लोगों को शायद पता होगा कि द अफ्रीकन ट्रिलॉजी से है, ये बिलोंग करता है। मतलब उन्होंने 3 कहानियाँ लिखी थी, तो ये 3 कहानियों के बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। थिंग्स फॉल अपार्ट इसका पहला पार्ट है। उसके बाद है नो लॉन्गर एट ईज। उसके बाद है एरो ऑफ गॉड। ये तीनों आपको याद रखना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। तो पहला तो यहाँ पे है ही 1 नंबर, मैं 2 नंबर से आपको बता रहा हूँ। 2 नंबर में क्या है? थिंग्स फॉल अपार्ट के बाद नो लॉन्गर एट ईज, ये उन्होंने लिखा था 1960 में, 1960। और जो तीसरा वाला है वो क्या है? एरो ऑफ गॉड, ये उन्होंने लिखा था 1964 में। तो पहला वाला जो आया वो 1958 में, सेकंड जो है 1960 और जो थर्ड वन है वो है 1964। इन तीनों को मिला के बोला जाता है अफ्रीकन ट्रिलॉजी, ठीक है, या ट्रायलॉजी। अब इसमें क्वेश्चन में देखिए, ये थिंग्स फॉल अपार्ट से क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इमोफिया। ये जगह का नाम है जहाँ पे ये सेटिंग है। और ओकोंको यहाँ का मेन कैरेक्टर है, यहाँ हम प्रोटैगनिस्ट कहेंगे। जो पूछा गया था कि विच प्रोटैगनिस्ट पे बेस है और कौन से विलेज पे है, इग्बो का कौन सा विलेज है इस कहानी में। थिंग्स फॉल अपार्ट में इग्बो का जो विलेज है उसका नाम है उमोफिया और जो प्रोटैगनिस्ट है वो है ओकोंको।
ठीक है। आगे और भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। ओकोंको जो है, उसका जो बड़ा बेटा है, एल्डेस्ट सन है, उसका नाम है नोई। तो देखिए उसका नाम यहाँ पे ऑप्शन में आपको डाल के रखा था, नोई है उसका बड़े बेटे का नाम, जो बाद में जाके कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो अपना धर्म परिवर्तन करता है। वो तो आदिवासी था ही वहाँ का, मगर वो क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक शहर का नाम भी दिया हुआ है नाइजीरिया का, ओनिस्सा। ये देखिए ओनिस्सा, ओनिस्सा ये एक नाइजीरिया का शहर का नाम है। और जो एम्बांता जो है वो क्या है, ये एक विलेज का नाम है। जो एम्बांता में एक्चुअली ये जो ओकोंको है उसका मामा का घर है, यानी उसकी माँ का जन्म इस गांव में हुआ था। ओबेरिका कौन है तब? ओबेरिका है ओकोंको का बेस्ट फ्रेंड, जो थोड़ा क्रिटिकल सोचता है, बाकियों से थोड़ा अलग है, थोड़ा रैशनल हम कह सकते हैं। तो ये डिटेल काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो अभी आते हैं अगले क्वेश्चन में। सलमान रुश्दी का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। सलमान रुश्दी's मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 employs which narrative technique to blend personal history with the political history of post independence India। तो ये कहानी जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है मिडनाइट चिल्ड्रन। वो एक्सप्लोर कर रहा है किस टाइप के टेक्निक को, कौन सा टेक्निक यहाँ इस्तेमाल किया है, जो कि ना बेंड हो रहा है पर्सनल हिस्ट्री विथ पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल हिस्ट्री बेंड हो रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ चुके होंगे। जो पोस्ट इंडिपेंडेंट है, यानी भारत आज़ाद होने के बाद की घटना पर आधारित है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, वर्जीनिया वुल्फ के साथ ये जाता है, सलमान रुश्दी के साथ नहीं जाता है। तो सलमान रुश्दी के साथ कौन जा रहा है? मैजिक रियलिज्म। भाई मैजिक रियलिज्म बहुत ही फेमस है उनका ये कॉन्सेप्ट, मैजिक रियलिज्म। उसके बाद है एपिस्टोरली फॉर्म जो होता है, ये चिट्ठियों वाला होता है, जहाँ पे जो लेखक है या जो भी नरेटर है वो किसी को चिट्ठी लिखे जा रहे हैं कंटिन्यू एक सीरीज में। जैसे जो आपका वर्क है मैरी शैली का लिखा हुआ 1818 में उन्होंने लिखा था फ्रैंकेनस्टाइन, जिसको बहुजन फ्रैंकेनस्टीन भी कहते हैं। तो उस कहानी में चिट्ठी का जो एक सीरीज चल रहा है। इसके अलावा पामेला में है ऐसा चिट्ठी का सीरीज। तो उसी टाइप के वर्क्स को हम एपिस्टोरली नॉवेल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है? ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो फेमस किया था टी.एस. एलियट ने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में अगर बात करें तो टी.एस. एलियट ने इसको फेमस किया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आप उनका एक वर्क है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में उन्होंने लिखा था। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है, हाँ 1919 में उन्होंने ये वर्क लिखा था, जो कि बहुत ही फेमस वर्क है। ठीक है, इसमें वो समझा रहे हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। उन्होंने ये कॉइन नहीं किया, बट ही पॉपुलराइज द टर्म। ठीक है, तो उसी को, उसमें क्या है वो आप पढ़िए इस चीज़ को, फिर भी मैं हल्का सा आपको इंडिकेशन देता हूँ। जैसे कि आप सीरियल में देखते हैं कि सिंदूर का गिर जाना किसी एक पार्ट में, और उसके गिर जाने पे उसके पति की हत्या हो सकती है, या उसका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी एक बुरा हम सोच सकते हैं कि अगर सिंदूर गिर गया तो ऐसा होगा, मेन कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कहीं पे बत्ती बुझ गई मतलब मोमबत्ती बुझ गई या दिया बुझ गई, बुझ जाने पे हम समझ रहे हैं कि वहाँ पे भी कुछ बुरा हुआ है। तो ऐसे चीज़ों को दिखा के एक माहौल बनाना, ठीक है, शीशे का टूट जाना, तो इस टाइप की चीज़ को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहा जाता है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन होमी के भाभा, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। तो होमी के भाभा कॉन्सेप्ट द हाइब्रिडिटी एंड द थर्ड स्पेस ऑफ enunciation is most prominent discussed in which of his book। या इसका मतलब यहाँ पे क्या उनके सारे बुक है? नहीं है। देखिए ये दोनों बुक तो भाई एडवर्ड सईद का लिखा हुआ है,
तो ये दोनों उनका लिखा हुआ ए और बी में जो है, एक तो है द लोकेशन ऑफ कल्चर, उसके बाद है नेशन एंड नरेशन, ये दोनों उनका वर्क है भाई। तो ये उन्होंने कब लिखा था? ये लिखा था उन्होंने लोकेशन ऑफ कल्चर 1994 में उन्होंने लिखा था, और जो नेशन एंड नरेशन है वो उन्होंने लिखा था 1990 में। तो इसका सही आंसर क्या है ये पहले मैं बता दूं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी द लोकेशन ऑफ कल्चर। इसमें उन्होंने इस हाइब्रिडिटी की बात की थी जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, और थर्ड स्पेस ऑफ एनंशिएशन। अब ये एनंशिएशन शब्द का अर्थ अगर किसी को नहीं पता मैं बता देता हूँ, किसी भी चीज़ की स्थापना करना, थर्ड स्पेस की स्थापना करना। अब ये थर्ड स्पेस क्या है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा डायग्राम को देखिए। यहाँ पे मैंने एक गोल बनाया, ये दूसरा गोल बनाया, ये एक स्पेस है, ये दो स्पेस है, तो ये जो स्पेस हो रहा है इसको हम थर्ड स्पेस मान सकते हैं। तो सोसाइटी में भी ऐसा ही चीज़ होता है। तो इसी से आप हाइब्रिडिटी को भी समझ लीजिए कि जो एक समाज है, इंडियन समाज है, और ये अंग्रेज़ों का समाज है, हम मान लेते हैं जो भारत में हुआ, तो एक ऐसा भी समाज बना जो हाइब्रिड है, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है। तो इस तत्व को समझाया गया था। एक थ्योरी है जिसमें एक मिक्सिंग चीज़ दिखाया जाता है, सेल्फ और अदर को, ठीक है, जहाँ पे बाइनरी को पूरे तरीके से खारिज किया जा रहा है। बाइनरी मतलब क्या है कि हम लोग सोचते हैं जैसे ब्लैक एंड वाइट बाइनरी है, मगर नहीं, ब्लैक और वाइट के बीच में हज़ारों शेड्स ऑफ कलर हो सकते हैं। जैसे कि एक तो आपको यहीं दिख रहा होगा कि ये पेंसिल का कलर तो भाई ब्लैक नहीं है, मगर कुछ लोग बोलेंगे ब्लैक है। तो ये देखिए ब्लैक और ये पेज वाइट है, बट पेंसिल का जो रंग है वो ग्रे है, ठीक है। इसके अब इसमें भी डार्कनेस अलग अलग होता है, तो उसको भी अलग अलग कलर कहेंगे। तो उस बीच भी बहुत सारे तत्व रहते हैं। तो रेड और वाइट का मिक्सचर पिंक बनाता है। इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ नहीं है, डायरेक्ट कोई ऑपोजिट नहीं होता। रेड का ऑपोजिट हम पिंक क्या बोलते हैं, वाइट नहीं बोल सकते। ब्लैक का ऑपोजिट भी वाइट नहीं है एक्चुअली, ठीक है। वही ये कहना चाहते हैं कि कोई भी डायरेक्ट चीज़ नहीं है, थर्ड स्पेस एक बन रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। तो इस चीज़ को आप अलग से समझिए, इस वर्क को पढ़ के, द लोकेशन ऑफ कल्चर, ये आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। ये किसने लिखा? ये तो भाई एडवर्ड सईद ने लिखा है। एडवर्ड सईद, ठीक है। इन्होंने ये वर्क, ओरिएंटलिज्म तो उनका मोस्ट ऑफ द पॉपुलर वर्क में आता है। ये उन्होंने लिखा था 1978, भूलना मत, और ये उन्होंने लिखा था 1993 में। तो आते हैं फिर से 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें एक और बार आपको देखने को मिलेगा एडवर्ड सईद का नाम। तो क्या पूछा गया यहाँ पे? Edward said Orientalism 1978 critiques the Western construction of the East primarily through the lens of which theoretical framework? तो किस थियोरिटिकल फ्रेमवर्क को आधार मानते हुए एडवर्ड सईद ओरिएंटलिज्म में क्रिटिक कर रहे हैं वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए नहीं होने वाला है, क्योंकि साइको एनालिसिस के बारे में यहाँ पे अगर आप जैसे ही देखते हैं तो वो अलग कॉन्सेप्ट में आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फूको का डिस्कोर्स एनालिसिस। तो डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है ये मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। उसके साथ साथ हम थोड़ा सा समझेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म में और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है, और साइको एनालिसिस के तो फ्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से रिलेट करता है। तो ये वाला थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या है फूको का डिस्कोर्स एनालिसिस। तो जो पावरफुल, जैसे कि अंग्रेज़ बहुत पावरफुल थे, तो वो हमारे देश से चले तो गए, मगर उन्होंने अपना जो वर्चस्व है वो कायम रखा, कि हम लोग अभी भी उन चीज़ों को मानते हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो समाज में बना हुआ है वो एक्चुअली झूठ है, मगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो सच है, पूरे तरीके से सच है, हम उस पर बिलीव करते हैं। तो ये जो इस तरह के बिहेवियर में हम घुस जाते हैं, और हमें लगने लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही ही होगा, क्योंकि उसे ट्रुथ बना दिया गया है। तो ऐसे बहुत नेता मंत्री होते हैं जो देश में अलग हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करते हैं और गलत चीज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप लोग शायद समझ ही रहे होंगे मैं
मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि हिस्ट्री को चेंज करके एक गलत हिस्ट्री को सही साबित करने की तरफ रुख जो है वही कहीं ना कहीं एक फूको का डिस्कोर्स एनालिसिस में हम समझ रहे हैं। या फिर कुछ अगर हम एथेइस्ट के बारे में समझे, एथेइस्ट कौन होते हैं? जो भगवान को नहीं मानते। तो उनके हिसाब से अगर सोचे तो वो भी ये कहेंगे कि जो ट्रुथ है वो ट्रुथ नहीं है एक्चुअली, मतलब जो भगवान का अस्तित्व है वो है ही नहीं, मगर लोगों को ये लगता है कि भगवान है। ठीक है, तो ये एक प्रोस्पेक्टिव ऐसा भी हमको दिख रहा है कि लोग तो मान के ही बैठे ना भगवान है, मगर भगवान तो है ही नहीं अकॉर्डिंग टू एथेइस्ट कम्युनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? गुगी वा थियांगो, इसका उच्चारण बहुत जन ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो इसका एक्चुअल उच्चारण है निगूगी वा थियांगो। निगूगी वो कर ही नहीं पाएंगे, बहुत लोग हैं, मैं भी नहीं ठीक से शायद कर पा रहा हूँ। तो जो भी हो, गुगी वा थियांगो बोलने से भी चलता है। डीकोलोनाइजिंग द माइंड, ये उनका वर्क है 1986 का लिखा हुआ। आर्ग्यूज फॉर द रिजेक्शन ऑफ विच लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर इन फेवर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कौन से लैंग्वेज को रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। जैसे कि गुगी वा थियांगो के बारे में अगर बोले तो वो शुरुआत में चाहते थे कि इंग्लिश में लिखें, मगर बाद में वो उसमें नहीं लिखते हैं, वो अपनी मातृभाषा में लिखना पसंद करते थे। तो उन्होंने कौन से लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया लिखना, तो ऑब्वियस है कि वो इंग्लिश को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्ड को माने इंग्लिश में और नहीं लिख रहे हैं। तो पहले पहले लिख रहे थे, मगर बाद में उन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया। और बाकी क्यों नहीं होंगे, बाकी फ्रेंच पोर्चुगीज़ तो भाई वहाँ पे उन्होंने शासन नहीं किया था, तो अंग्रेज़ों ने शासन किया, इंग्लिश पॉपुलर हुआ, बट वो अंग्रेज़ों का भाषा बोलना ही नहीं चाहते थे। अब थोड़ा सा इनके बारे में बता दूँ, गुगी वा थियांगो के बारे में। उनका वो एक केनियन ऑथर है, ये दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि केनियन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैं एग्ज़ाम देने गया था, तो वहाँ पूछा गया था, अफ्रीकन राइटर्स के नाम रखे हुए थे और पूछा गया था कि वो कौन से देश से है। तो आपको ये जानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं। तो इनका दिमाग में रखिएगा, ये केनिया से बिलोंग करते हैं। चिनुआ अचेबे केनिया से नहीं करते हैं, तो वो कहाँ से करते हैं? नाइजीरिया से करते हैं। तो इनको दिमाग में रखना पड़ेगा इन तत्वों को। ठीक है, गुगी वा थियांगो केनियन थे। उनके कुछ वर्क्स के नाम आप लोग लिख सकते हैं। पहला वर्क है उनका वीप नॉट चाइल्ड 1964, द रिवर बिटवीन 1965, अ ग्रेन ऑफ व्हीट 1967, पेटल्स ऑफ ब्लड 1977, विजार्ड ऑफ द क्रो 2006। इसके अलावा उनका जो प्ले बहुत फेमस प्ले है ट्रायल ऑफ देदान कीमाती, ये भी बहुत फेमस प्ले है। आप इस प्ले को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा वो किस टाइप की राइटिंग लिखते थे। ठीक है, अब आते हैं एक और अफ्रीकन राइटर पे चर्चा कर लेते हैं, वो है होल सोइंका। तो द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन नोबेल प्राइज। देखिए, मैंने इस तरह से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है कि आपको क्वेश्चन में भी बहुत सारे तत्व मिल जाए। ठीक है, जैसे कब किसको नोबेल प्राइज मिल रहा है, कौन सा वर्क कब लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ही है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में ही डाल दिया है। ठीक है, तो होल सोइंका द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1986, तो उन्होंने ये प्राप्त किया था नोबेल पुरस्कार 1986 में। रोट विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले दैट सैटराइज पोस्ट इंडिपेंडेंस अफ्रीकन डिक्टेटरशिप। तो उनके कौन से वर्क में ऐसा एक प्ले है जिस वर्क में वो सैटराइज कर रहे हैं, सटायर कर रहे हैं किसका? पोस्ट इंडिपेंडेंस अफ्रीकन डिक्टेटरशिप। मतलब सीधी सी बात है, जब वो लोग आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ चले गए या यूरोपियंस चले गए, हम कह सकते हैं अफ्रीका से यूरोपियंस का जाना शुरू हुआ। अफ्रीकन्स तो चले गए, फिर जो है अंग्रेज़ जाने के बाद वहाँ के लोग जो है वो शासन को संभालते हैं, मगर वो धीरे धीरे डिक्टेटर बन जाते हैं, जो कंडीशन था उससे बदतर कर देते हैं। तो पूछा गया है कि वो कौन से वर्क में ऐसा दिखाया गया था। तो ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, कॉन्गीज हार्वेस्ट, द लायन एंड द ज्वेल, डेथ ऑफ द किंग्स हॉर्समैन, अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट।
ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तो इसका सही जवाब तो पहले जान लीजिए, पहला आंसर मैंने ऑप्शन ही सही है, कॉन्गीज हार्वेस्ट। ये उन्होंने लिखा था 1967 में लिखा था, ठीक है, मतलब लिखा नहीं, ये परफॉर्म हुआ था और लिखा था 65 में शायद, मेरे को एग्जैक्ट पता अभी फिलहाल पता नहीं चल रहा है। तो ये राइटर भी कहाँ के ये भी जान लीजिए। तो पहला वाला तो हमने बताया कि केनिया से बिलोंग करते थे, तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये नाइजेरियन है, नाइजेरियन है, ठीक है। 1934 में इनका जन्म हुआ था, 1934 1934 में जन्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस कहानी में है क्या, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होता है कॉन्गी, ये कॉन्गी जो नाम है ये एक प्रेसिडेंट का नाम है, वो एक डिक्टेटर बन जाता है। एन अफ्रीकन जो एक डेवलप कंट्री नहीं है, एक डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ का प्रेसिडेंट बन के डिक्टेटरशिप चालू कर देता है। तो इसी पे बेस है ये कहानी। आगे बढ़ते हैं, द लायन एंड द ज्वेल, ये उन्होंने लिखा था 1959 में, इसको लिखा था। ये एक योरबा कम्युनिटी यानी योरबा कल्चर से बिलोंग करता है, जहाँ पे योरबा कल्चर यानी नाइजेरियन कल्चर है एक तरह का, उसके साथ मॉडर्न वेस्टर्न वैल्यूज़ का एक एक तनाव इन दोनों के बीच का वो दिखाया गया है, लायन एंड द ज्वेल। तो शायद यहाँ पे मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लायन शायद वही कल्चर को इंडिकेट कर रहा है और ज्वेल जो है वो मॉडर्न वेस्टर्न वैल्यूज़ को प्रेफर किया जा रहा है यहाँ पे। डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन, ये बढ़िया कहानी है, ठीक है, ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है। इस कहानी में स्पेशल चीज़ क्या है, यहाँ पे ये बेस करता है नाइजीरिया के एक सच्ची कहानी पे, जब कॉलोनियल एरा चल रहा था। इस कहानी के बारे में बता रहा हूँ, डेथ ऑफ द किंग्स हॉर्समैन। यहाँ पे एक किंग का हॉर्समैन था, जो भी ये भी यॉर्कबा किंग था, मतलब यहाँ का राजा था, यॉर्कबा किंग, यानी इस कल्चर से बिलोंग करते हैं। ये दोनों कहानी कनेक्टेड है, एक ही कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो वो अपनी एक रिचुअल के चलते सुइसाइड करने जा रहा था, अटेम्प्ट, और जो अंग्रेज़ लोग हैं वो लोग इसे रोक देते हैं। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कि अंग्रेज़, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी सती प्रथा के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी राजा राम मोहन रॉय के साथ जो हेल्प किया था अंग्रेज़ों ने, जिस वजह से इस सिस्टम को रोका गया, उससे तो आगे चल के फ़ायदा ही हुआ। शायद कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिखने वाला है, तो फिर भी आप इस किताब को पढ़िए। अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट, ये बहुत सारे कॉलेजेस में प्रेफर है, यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफर है, आप लोग इसको पढ़िए। ये लिखा था उन्होंने 1960 में, ये प्रीमियम हुआ था 1960 में, ठीक है, पहली बार परफॉर्म हुआ था। ये भी योरबा कल्चर से बिलोंग करता है, ये एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ ट्रेडिशन, हिस्ट्री, और चेंज हो रहा है जो पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका में जो चेंजेस आ रहे थे, उन चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डेरिक वॉलकॉट, एपिक पोयम ओमेरोस उनका एक एपिक पोयम है, किसका, डेरिक वॉलकॉट। ये भी एक नोबेल पुरस्कार विजेता है शायद, हाँ, आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। रीरोट होमर्स इलियड, वो होमर के इलियड को रीरोट करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच कैरेबियन आइलैंड, ठीक है, वो उसको बना तो रहे हैं, मतलब होमर के इलियड को फिर से दोबारा रीराइट कर रहे हैं, मगर कॉन्टेक्स्ट क्या है, होमर तो भाई ग्रीस कल्चर यानी ग्रीक कल्चर से बिलोंग करता है, ग्रीस देश से बिलोंग करता है, तो ये उन्होंने उसी टाइप का ही कहानी अडॉप्ट किया है, मगर वहाँ पे कौन सा देश है, इन चारों में से कौन सा देश उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो अगर आपने वॉलकॉट के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा वो खुद सेंट लुइका से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर भी यही है, सेंट लुइका, ठीक है। तो हो गया, थोड़ा सा हम बता दें कि ये वॉलकॉट के बारे में, तो उनका कुछ फेमस वर्क है, ड्रीम ऑफ मंकी माउंटेन, ये उनका बहुत फेमस वर्क है, 1970 का एक प्ले है। और ये जो एपिक पोएम है ओमेरोस जो एपिक पोएम है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दूं कि ये ओमेरोस, इसमें 7 बुक्स है। और यहाँ पे अगर हम चैप्टर्स की बात करें
चैप्टर्स की बात करें तो 64 चैप्टर्स है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसलिए क्योंकि इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, मेरे को जो लगता है ये पहले बंदे थे कैरेबियन आइलैंड्स से जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आप लोग फिर भी इसको रीचेक कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मार्गरेट एटवुड का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द हैंडमेड्स टेल, ये जो वर्क है ये 1985 का है, इज अ डिस्टोपियन नॉवेल। ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है। फ्रॉम विच नेशनल लिटरेचर, ये कौन से नेशनल लिटरेचर से बिलोंग करता है? तो ये कैनेडियन ही होने वाला है भाई, बहुत आसान है, कैनेडियन, क्योंकि ये तो कैनेडियन ऑथर थी ना, सही कह रहा हूँ ना मैं, कैनेडियन ऑथर। तो हाँ, ये कैनेडियन ऑथर थी और ये डिस्टोपियन नॉवेल है। डिस्टोपियन जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि वो यूटोपिया का पूरा विपरीत। डिस्टोपियन नॉवेल का एग्जाम्पल आपको मिलेगा 1964, एक नॉवेल का नाम है, नहीं 1984, हाँ 1984 एक नॉवेल का नाम है 1984, ठीक है। जॉर्ज ऑरविल का लिखा हुआ है, पब्लिश हुआ था 1948 में शायद, या 49 में। ये एक वर्क का नाम है 1984, इसको पढ़िएगा। ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक डिस्टोपियन नॉवेल है, ठीक है। तो उन नॉवेल्स में क्या होता है, दिखाया जाता है कि पूरा जो कंट्रोल है वो किसी व्यक्ति के हाथ में चला गया है, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। आप आपके अपने मन का कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर टोटली कंट्रोल्ड बाय द अथॉरिटी, ठीक है। ऐसा 1984 में दिखाया गया। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी ऐसा ही दिखाया गया। वहाँ पे एनिमल फेबल है, जानवरों के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हम लोगों को कंट्रोल किया जाता है, गलत समझाया जाता है और हम उसी में जी रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हैं। तो यहाँ पे कौन है, J.M. कॉट्सी। इसका उच्चारण बहुत जन गलत कर सकते हैं, इसलिए मैं बता दूं, इसको कहा जाता है कॉट्सी, J.M. कॉट्सी। डिसग्रेस उनका एक वर्क है, डिसग्रेस 1999 में लिखा गया था, 1999 में, विच वोन द बुकर्स प्राइज। देखिए मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन फिर से डाल दिया है, बुकर्स प्राइज उनको मिला था इस किताब के लिए। इज सेट इन पोस्ट एपाथाइट। तो पोस्ट एपाथाइट, एपाथाइट शब्द जब भी आए तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है, तो इसका सही आंसर साउथ अफ्रीका होगा, ठीक है। एपाथाइट मूवमेंट साउथ अफ्रीका में चला था। तो हिस्ट्री का अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप इस आंसर को आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। एपाथाइट में क्या होता है, जो गोरे और कालों के बीच जो भेद था उसको समझाया गया था। मेरे को लगता नहीं कि ये बताने की ज़रूरत है, बाकी सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्या पूछा गया है, नादिम गोडेमर, ये भी एक अफ्रीकन राइटर है। जुलाइज पीपल 1981 इमेजिन्स अ सिनेरियो इन विच, ये कैसे सिनेरियो को इस कहानी में समझा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप इसको पढ़ के रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी वर्क है। तो देखते हैं कि क्या है। नदीम गोडेमर ने जुलाई पीपल लिखा था, ये आपको पता चला 1981 में। उसमें क्या एक सोच विचार लेके वो लिख रहे हैं, क्या इमेजिन करके लिख रहे हैं, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए में लिखा है ब्लैक साउथ अफ्रीकन माइग्रेट टू यूरोप। ऐसा था क्या, चलो आगे देखते हैं। एपाथाइट इज रिवर्स्ड एंड वाइट साउथ अफ्रीकन बिकम रिफ्यूजी। मतलब ये एक उल्टी धारणा के बारे में बताया गया है कि जैसा हुआ था उससे ठीक उल्टा उन्होंने इमेजिन किया कि बुरा तो भाई काले लोगों के साथ हो रहा था, मगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि काले लोग यानी कि गोरे अत्याचार कर रहे थे कालों पर, अब उल्टा काले लोग अत्याचार करेंगे गोरे लोगों पर, ऐसा। तो आगे क्या है, ऑप्शन नंबर सी में बोला गया कॉलोनियल रूल इज री एस्टैब्लिश, फिर से अंग्रेज़ों का रूल एस्टैब्लिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मल्टी रेशियल यूटोपिया इज अचीव्ड। पिछले क्वेश्चन में हमने में डिस्टोपिया पढ़ा, ये यूटोपिया, एक ऐसा कल्चर जो यूटोपियन हो, मल्टी रेशियल हो, मतलब हर तरह के रेस के लोग हो, यूटोपिया वाला कल्चर। और नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और पहला वाला भी नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है, जहाँ पे रिवर्स सोच लिया गया था कि जो काले लोग हैं वो अंग्रेज़ों को कंट्रोल करेंगे, उनके आधार पे अंग्रेज़ उठेंगे बैठेंगे। कैसे,
कहानी एक बंदे की है, जो नहीं एक्चुअली बंदे की नहीं है, एक औरत की कहानी है, उसके चारों तरफ ये कहानी सर्कल्ड है। उनका जो नाम है मॉरिन स्मॉल्स। मॉरिन स्मॉल्स एक गोरी अंग्रेज़ है जो साउथ अफ्रीका में रहती है अपने पति के साथ। बैम बैम उसका नाम है वहाँ पे। बैमफोर्ड है एक्चुअली उसका नाम, मगर बैम बुलाया जा रहा है। और उनके 3 बच्चे हैं और उनके यहाँ पे 15 साल से एक ब्लैक पर्सन काम करता है एज अ सर्वेंट, ठीक है, जिसका नाम है जुलाई। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जुलाई। मगर एक्चुअल नाम उसका जुलाई नहीं है, उसका नाम है मवाते। मवाते ऐसा कुछ नाम है, मवाते नाम है। वो सर्वेंट 15 सालों से वहाँ पे काम कर रहा है। मगर जब एक ऐसा सिचुएशन वहाँ पे दिखाया जाता है कि उल्टा पड़ गया है, अब अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ रहा है, उनके खिलाफ बगावत हो रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, गांव चले जाते हैं। किसके गांव जा रहे हैं? मवावत, यानी जुलाई के ही गांव चले जाते हैं। और वहाँ पे ठीक उल्टा होने लगता है चीज़। वहाँ पे जैसे कि गोरे अंग्रेज़ जो थे वो ब्लैक्स पे मतलब अत्याचार कर रहे थे, मगर यहाँ एक्चुअली अत्याचार नहीं हो रहा, उनके साथ उन्हें ही फील हो रहा है कि वो लोग इन्फीरियर है। वो उस गांव में रह रहे हैं, कालों के साथ गांव में रह रहे हैं, गोरे लोग हैं कुछ, तो वो खुद को इन्फीरियर फील कर रहे हैं, मतलब उल्टा एक फीलिंग आ रहा है। तो ये आप कहानी अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पैट्रिक वाइट के ऊपर। द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन, भाई ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैं जिसका मेंशन करने वाला हूँ। पैट्रिक वाइट द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टू विन नोबेल प्राइज़, जैसे मैं हर क्वेश्चन में बता ही रहा हूँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1973। याद रखिए, यहाँ पे बड़े बड़े सब साहित्यकार के बारे में मैंने लिखा है, इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। is the author of which novel based on the life of 19th century explorer Ludwig Leichhardt? लाइकहार्ट, क्या कहेंगे इसको, लाइकहार्ट कहना सही रहेगा शायद। ये एक जर्मन वर्ड है, तो इसको हम लाइकहार्ट कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में? पैट्रिक वाइट एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है 1973 में फॉर लिटरेचर। ये इज़ द ऑथर ऑफ विच नॉवल, कौन से नॉवल का, जो बेस करता है लाइफ ऑफ 19th सेंचुरी एक्सप्लोरर। 19th सेंचुरी मतलब जब हम लोग 1800 लिखते हैं उससे 19th सेंचुरी कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में कोई एक एक्सप्लोरर हुआ करते थे जिनका नाम था लुडविग लाइकहार्ट, ठीक है। ये लाइकहार्ट ही होगा, हाँ, प्रोनाउंसिएशन सही इसका, जर्मन है वर्ड। तो ये व्यक्ति जो है, उनके बारे में उन्होंने एक नॉवेल लिखा, ठीक है, एक वर्क लिखा, जिस पे उन्होंने उसका नाम डायरेक्टली यूज़ नहीं किया, किसी और नाम से यूज़ किया। तो उस नॉवेल का नाम क्या है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। वोस 1957, द ट्री ऑफ मैन 1955, द विविसेक्टर 1970, राइडर इन द चैरियट 1961। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर है आपका वोस। इसको पढ़िए, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। यहाँ पे एक एक्सप्लोरर है जो एक्चुअली बेस कर रहा है लाइकहार्ट के ऊपर, लुडविग लाइकहार्ट की कहानी पे ही। वो एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है, मगर नाम बदल दिया गया है, यहाँ पे उसका नाम वोस रखा गया है, ठीक है। वो क्या करता है, वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करना चाहता है, और जब एक्सप्लोर करता है तब वो म्यूटनी को फेस करता है, वो स्टार्वेशन को फेस करता है, भूखा रहता है और बहुत दर्द फेस करता है। मगर उसकी जो लवर है या पत्नी है, जिसका नाम है लॉरा, वो सिडनी में बैठी हुई है। बट यहाँ मज़ेदार चीज़ ये है कि वो वहाँ बैठे टेलीपैथी से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेलीपैथी को समझाया गया है, एक थोड़ा बहुत मैजिक रियलिज़म जैसा भी लग रहा है, ठीक है। तो आगे मैं मैजिक रियलिज़म के बारे में बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। अब अभी भी 3 क्वेश्चन बाकी है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले और कुछ इसमें है नहीं, इसमें तो मैंने पहले से वर्क का डेट जो है वो मेंशन कर दिया है। हाँ, नोबेल पुरस्कार उनको कब मिला था ये याद रखना, और ये उन्होंने कब लिखा था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप इसको पढ़िए। अब आते हैं फ्रांस फैनॉन्स, रिचर्ड ऑफ द अर्थ 1961 इज़ अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी दैट एडवोकेट। ये क्या है, क्या एडवोकेट करता है, ठीक है, क्या एडवोकेट करता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, आप लोग पॉज कीजिए, पढ़िए, मैं सही जवाब दे रहा हूँ। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या है? वायलेंट
डीकोलोनाइजेशन एंड वॉन्ट्स ऑफ द पिटफॉल ऑफ नेशनल बॉर्जुआसी। इसका अर्थ क्या है, वो अपने इस वर्क में क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि जो कॉलोनाइजिंग रूल है उसके ख़त्म होने के बाद भी उसका अस्तित्व रह जाता है। किस प्रकार रह रहा है? क्योंकि जैसे कि वो लोग बहुत अत्याचारी थे, अगर अंग्रेज़ थे हमारे देश में, वो लोग बहुत अत्याचारी थे। उन अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग गए, हमने विद्रोह किया, वो चीज़ ना हमारे अंदर भी आ चुका है। हालांकि वो लोग देश छोड़ के चले गए, मगर हमारे जो नेता है वो भी कम अंग्रेज़ थोड़ी ना, वो काले अंग्रेज़ हैं, ठीक है। वो भी हमारे साथ वही कर रहे हैं जो अंग्रेज़ किया करते थे। तो अंतर हुआ क्या? वही इसी चीज़ को ही फ्रांस फैनन कह रहे हैं कि अगर कोई देश आज़ाद होता है उसके बाद तुरंत अगर कोई नेता आता है, आते ही वो अच्छा कोई इंसान बन नहीं पाता है, मतलब अच्छा नेता नहीं बन पाता है, देश को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। उसके अंदर भी वही फीचर्स रह जाते हैं। वो भी ज़रूरत पड़ने पर लाठीचार्ज करेगा इंसानों पे, लोग आंदोलन करेंगे और उन पे लाठी चार्जेस होंगे, मारा पीटा जाएगा, जेल में घसीटा जाएगा। कुछ अगर बोल दो सरकार के खिलाफ तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा केस आज भी हम देख रहे हैं, भारत में भी चल रहा है। जो जानकारी रखते हैं उनको शायद पता होगा। तो हम लोग ना मिमिक करना शुरू करते हैं, ठीक है। जो बॉर्जुआसी का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली जो मिडिल क्लास है उनको बॉर्जुआसी कहते हैं, जो संख्या में बहुत ज़्यादा है उनको कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्रांस फैनन का द रिचर्ड ऑफ द अर्थ में 1961 में उन्होंने लिखा है। इसको भी आप डिटेल में पढ़िए, ठीक है। जीआरएफ करने के लिए डिटेल में पढ़ना पड़ता है, मैंने सुना है, तो पढ़ना तो चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान दीजिएगा, नॉट लिखा होता है, ध्यान देना पड़ता है। नॉट अ करेक्ट पेयरिंग ऑफ ऑथर एंड कंट्री इन वर्ल्ड इंग्लिश लिटरेचर। तो कौन सा सही पेयर नहीं है, सीधी सीधी बात यही कही गई है यहाँ पे, कौन सा सही पेयर नहीं है। तो देखिए आप लोग, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फ्रेड डी अगिया, फ्रेड दी अगिया, ये एक ब्रिटिश राइटर है, ये ऑस्ट्रेलियन नहीं है, तो इनका पेयरिंग गलत है। बाकी आप याद कर लीजिए, सही है, ठीक है, बाकी सब सही है। जैसे कि आपने ये देखा साउथ अफ्रीका से, ठीक है, थोड़ी, क्योंकि हमने पोस्ट एपाथेट के बारे में थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 10 में ही पढ़ा था, ठीक है। इनका नाम क्या है? कॉट्जी ने जो लिखा था वो साउथ अफ्रीका पे ही बेस्ड था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे कुछ है और नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, इनका एक वर्क आप लिख सकते हैं, द लॉन्गेस्ट मेमोरी 1994, एक नॉवेल है उनका, ठीक है। ये कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़े, जो कि ना लॉस एंजल्स में है, अमेरिका में है। ये प्रोफेसर है इंग्लिश के, यूनिवर्सिटी के। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, मगर ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा, जिनको पता है उनके लिए तो बहुत आसान रहेगा। द टर्म मैजिक रियलिज्म इन पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। तो सीधी सीधी बात है कि जब भी मैजिक रियलिज्म आ जाए तो हमको कौन दिखेगा भाई? और भी राइटर है हालांकि, मगर हमको यहाँ पे तो भाई एक ही जन दिख रहा है, सलमान रश्दी, ठीक है। सलमान रश्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। तो सलमान रश्दी क्या लिखा करते थे? मैजिक रियलिज्म। उनका जो वर्क है आपको पता होगा कि मिडनाइट चिल्ड्रन, जो मैंने कुछ 2-4 क्वेश्चन पहले ही कराया था, उसमें भी मेंशन है, तो वो है। नदीम गोडीमर तो भाई साउथ अफ्रीकन एपाथाइट मूवमेंट में उन्होंने बहुत वर्क किया है। चिनुआ अचीबी के बारे में अगर बात करें तो चिनुआ अचीबी तो अफ्रीकन राइटर है, उनका भी हम देख रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल जो कंडीशन है उसके बाद का वो तत्व लिख रहे हैं, ठीक है। कोई मैजिक रियलिज्म नहीं है वहाँ पे, जादू वादू नहीं है। हाँ, मैजिक रियलिज्म क्या है थोड़ी देर में बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। वी.एस. नायपॉल के बारे में आपको पता होगा कि वो भी कैसा लिख रहा है, वो पेसिमिस्टिक वर्क लिखते हैं, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं। सलमान रुश्दी का जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक वर्क है। अब पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक में क्या अंतर होता है थोड़ा सा बता दूं जिनको नहीं पता। ऑप्टिमिस्टिक वर्क जो होता है उसमें आपको होप दिखेगा, पॉजिटिव फ्यूचर दिखेगा, मतलब वो एक उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है। मगर जो पेसिमिस्टिक हो गए वो सोचेंगे अरे भाई दुनिया तो ख़त्म, 26 में तो दुनिया ख़त्म है। तो ऐसा वाला एक फैक्टर है, ठीक है, जो पेसिमिस्टिक, जिनके पास होप नहीं बचा है। हम तो फिर भी होप करेंगे दुनिया ख़त्म हो जाए, हम किसी गड्ढे में छुप के बैठेंगे,
ठीक है, फिर निकलेंगे। तो ये जो कहानी मैंने सुनाया छोटा सा कि छुप के बैठेंगे फिर निकलेंगे, जो भी हो, तो एक उम्मीद मैंने दिखाया यहाँ पे कि हो जाए दुनिया ख़त्म, हम तो भाई अपना काम ज़रूर करेंगे। तो मैजिक रियलिज्म क्या है? मैजिक रियलिज्म क्या है, इससे सिंपली उस कहानी को पढ़ने से पता चलता है जिसका नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है, वहाँ पे भी टेलीपैथी हो रहा है। जो उस वक्त पैदा हुए थे जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, ठीक 12 बजे, तो उन सभी बच्चों के अंदर एक कनेक्शन हो जाता है, वो एक दूसरे को टेलीपैथी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को मैजिक रियलिज्म कहा जाता है, जो जिसमें मैजिक भी है और रियल वर्ल्ड का सिनेरियो भी दिखाया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको रेफ़र करूंगा, नेटफ्लिक्स का एक सीरीज़ है, बहुत बेहतरीन लगेगा। अगर एक एपिसोड आपने देख लिया तो बाकी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसका नाम है लॉक एंड की। लॉक एंड की का सारा सीरीज आप खत्म कर देंगे एक बार अगर बैठ गए तो अगर नेटफ्लिक्स है तो ज़रूर देखिए, नहीं तो बहुत सारा ऐसा फ्लिक्स मिलता है जहाँ से हम, पता ही है आपको, देख सकते हैं। तो लॉक एंड की देखिए, मज़ा भी आएगा बहुत। तो तो 15 क्वेश्चन तो भाई ख़त्म हो गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।